नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 1971 का वो हाई स्टेक्स नेवल इंटेलिजेंस वॉर, जहां जासूसी और कूटनीति अपने चरम पर थी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एक्स और उस खूंखार पीएनएस गाजी के डूबने की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी की तह तक चलते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि अंडरकवर कमांडोज की एक छोटी सी टुकड़ी और पकड़े गए कुछ रेडियो सिग्नल्स ने मिलकर दुनिया की एक बेहद खतरनाक पनडुब्बी को समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया? है ना हैरानी की बात। आज हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ब्रिलियंट नेवल स्ट्रैटेजी ने दुश्मन की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ब्लॉकिंग द सी रूट, यानी दुश्मन के समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बंद करना। बात 1971 के संकट की है। ईस्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ था ना, उसकी वजह से अचानक 90 लाख से भी ज्यादा रिफ्यूजीज भारत आ गए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 90 लाख लोग। इससे भारत पर एक भयानक आर्थिक दबाव पड़ा, लगभग $750 मिलियन का। देश का करीब 4% बजट तो सिर्फ इस क्राइसिस को संभालने में लग रहा था। अब ऐसे में हाथ पे हाथ धरे तो बैठा नहीं जा सकता था। एक स्ट्रेटेजिक और सॉलिड मिलिट्री रिस्पॉन्स की सख्त जरूरत थी। लेकिन पेंच ये था कि हमें सीधे तौर पर युद्ध में भी नहीं उतरना था। और यहीं से शुरू होता है भारत का एक गजब का मास्टर प्लान। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के कमांडोज को एक खास मिशन के लिए चुना। इन्हें प्लासी के एक बेहद सीक्रेट कैंप में ट्रेनिंग दी गई, जिसका कोड नेम था C2P। इनका टास्क सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। रात के घुप अंधेरे में समंदर के नीचे अंडर वाटर स्विमिंग करना, दुश्मन के सप्लाई जहाजों के ठीक नीचे जाकर मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस चिपकाना और बिना किसी आहट के गायब हो जाना। मतलब लिटरली एक साइलेंट लेकिन डेडली ऑपरेशन। फिर आया 15 अगस्त 1971 का वो दिन। रेडियो पर पहले से तय किए गए 2 बंगाली गाने बजे, और ये कोई आम गाने नहीं थे। ये ऑपरेशन मॉलकरी को शुरू करने का एक गुप्त सिग्नल था। इसके बजते ही कमांडोज ने अपना काम कर दिया। MV अल अब्बास और MV हार्मोज जैसे दुश्मन के बड़े बड़े जहाज देखते ही देखते तबाह हो गए। लगभग 19,000 टन हथियार और गोला बारूद सीधा समंदर के तल में चला गया और 100 से ज्यादा सप्लाई वेसल्स को भारी नुकसान पहुंचा। इस एक झटके ने पाकिस्तान के पूरे समुद्री रास्ते को मानो लकवा मार दिया। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ट्रैकिंग द एनिमी। ये वो फेज था जहां गोलियों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जंग लड़ी जा रही थी। अब जब पाकिस्तान की सप्लाई लाइन कट गई तो वो बुरी तरह बौखला गया। उनका अगला टारगेट था भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। लेकिन दोनों देशों के इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क था। पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने एक पश्चिमी देश के विमान से मद्रास में इमरजेंसी लैंडिंग का नाटक करवाया, सिर्फ विक्रांत के कुछ तस्वीरें लेने के लिए। लेकिन भारत की अप्रोच देखिए। भारतीय इंटेलिजेंस ने चुपचाप उनके एन्क्रिप्टेड नेवल कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। और तो और हमारे लोकल मछुआरों को भी ट्रेनिंग दे दी गई कि अगर पानी में तेल के निशान या पनडुब्बी की कोई भी आहट दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। इससे कहते हैं ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस। भारतीय इंटेलिजेंस का ये इलेक्ट्रॉनिक गेम प्ले वाकई मास्टर क्लास था। हमारे पास रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स थे। हमारे लोगों ने नोटिस किया कि साउथ ईस्ट समंदर की तरफ से कुछ शॉर्ट HF रेडियो बर्स्ट्स यानी छोटे छोटे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो भारत ने बड़ी चालाकी से उन सिग्नल्स को जैम कर दिया। अब जब सिग्नल जैम हुए तो दुश्मन को मजबूरी में लंबे मैसेज भेजने पड़े, और बस यहीं वो फंस गए, क्योंकि लंबे मैसेज ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जैकपॉट तब लगा जब हमने उनका एक मैसेज पकड़ा जिसमें स्पेशल ग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल की मांग की जा रही थी। अब भाई ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं था, ये खास तौर पर सिर्फ पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई बहुत बड़ी सबमरीन INS विक्रांत की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द गाजी थ्रेट। ये पाकिस्तान का वो आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार था। ये पनडुब्बी थी PNS गाजी। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये असल में अमेरिका की USS डियाब्लो नाम की पनडुब्बी हुआ करती थी। उस वक्त पाकिस्तान की नेवी में यही इकलौती ऐसी लॉन्ग रेंज सबमरीन थी जो बे ऑफ बंगाल तक का लंबा सफर तय कर सकती थी। उनका मकसद साफ था, पानी के नीचे छुपकर विक्रांत तक पहुंचना और उसे खत्म कर देना। एक तरह से ये समंदर का एक अदृश्य कातिल था। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, गाजी का ये मिशन शुरू होने से पहले ही फेलियर की तरफ बढ़ रहा था।
क्यों? क्योंकि इसमें ढेरों इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल कमियां थी। पहली बात, ये एक बहुत पुरानी पनडुब्बी थी और इसमें लगातार मैकेनिकल दिक्कतें आती रहती थीं। इसके अंदर जो मार्क 14 टॉर्पीडो रखे थे, उनमें भी खराबी थी। मिशन पर निकले क्रू को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है। उन्हें बस सील्ड ऑर्डर्स थमा दिए गए थे जिन पर लिखा था ओपन एट हाई सीज, यानी बीच समुद्र में खोलना। इसके अलावा उनके पास सुरक्षित कम्युनिकेशन का कोई भी सिस्टम नहीं था और इसी वजह से उनके वो रेडियो सिग्नल्स हमारी इंटेलिजेंस की पकड़ में आ गए थे। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, द डिकॉय स्ट्रैटेजी। यहां भारत ने जो जाल बिछाया वो कमाल का था। अगर मैं आपसे कहूं कि ढेर सारी सब्जियों ने मिलकर युद्ध की दिशा बदल दी, तो क्या आप मानेंगे? ऐसा ही हुआ। विशाखापट्टनम पोर्ट पर अचानक से सब्जियों और राशन के भारी भरकम फेक ऑर्डर्स दिए जाने लगे। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पोर्ट पर किसी बहुत बड़े जहाज की एंट्री होने वाली हो। अब वहां जो पाकिस्तानी जासूस मौजूद थे, उन्होंने तुरंत ये खबर अपने हेडक्वार्टर पहुंचा दी। गाजी को पूरा यकीन हो गया कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, जबकि असलियत में विक्रांत तो पहले ही अंडमान के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर महफूज था। विक्रांत की जगह पर विशाखापट्टनम में एक बहुत पुराने और डीकमीशन होने की कगार पर खड़े डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को एक डीकॉय यानी चारे के तौर पर खड़ा कर दिया गया। INS राजपूत को जानबूझकर अपने वायरलेस सिग्नल्स हाई रखने को कहा गया ताकि गाजी उसे ही विक्रांत समझ बैठे। ये लिटरली एक सुसाइड मिशन था। लेकिन INS राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह का हौसला देखिए। उन्होंने उस वक्त कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन INS राजपूत जरूर वापस आएगा। इस एक लाइन में उनकी जो बेखौफ बहादुरी झलकती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल स्ट्राइक। वो रात जब गाजी का अंत हुआ यूं कि 28 नवंबर के आसपास गाजी विशाखापट्टनम के आउटर हार्बर तक पहुंच चुका था और समंदर में माइंस बिछाने लगा था। तभी उन्हें लगा कि कोई जहाज उनकी तरफ आ रहा है। खुद को बचाने और डिटेक्ट होने से बचने के लिए गाजी ने हड़बगी में एक इमरजेंसी क्रैश डाइव लगाई और यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। हड़बड़ी में गाजी सीधे समंदर के तल से जा टकराया और बुरी तरह फंस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी टॉर्पीडो ट्यूब्स अपनी जगह से हिल गईं। अब वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए ही एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। जरा इन आखिरी दिनों की टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 28 नवंबर को गाजी समंदर के नीचे टकराकर फंस गया। फिर 3 दिसंबर की रात जब INS राजपूत बंदरगाह से बाहर निकल रहा था, तो उसकी टीम को पानी के नीचे से कुछ संदिग्ध सोनार वाइब्रेशंस महसूस हुए। कैप्टन इंदर सिंह ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और कोई रिस्क ना लेते हुए ठीक उसी जगह पर 2 बेहद भारी डेप्थ चार्ज फायर कर दिए। समंदर के नीचे एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और फिर 5 दिसंबर को जब भारतीय नेवी की डाइविंग टीम पानी के नीचे गई, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, PNS गाजी हमेशा के लिए तबाह हो चुका था। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी और गाजी के डूबने का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? 93,000, जी हां 93,000 समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने और गाजी जैसे महाखतरे को खत्म करने की वजह से ही हमारा INS विक्रांत इस युद्ध में बेखौफ होकर अपना पूरा योगदान दे पाया। और इसी डोमिनेंस का नतीजा था कि इतिहास में पहली बार 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अगर महज कुछ पकड़े गए रेडियो सिग्नल्स और सब्जियों के फेक ऑर्डर्स दुनिया की एक इतनी खतरनाक पनडुब्बी को हमेशा के लिए डुबा सकते हैं, तो आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर में हम जो देखते हैं उसमें से कितना कुछ सच है और कितना महज एक इल्यूजन। सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे और दिलचस्प पहलुओं को समझने का हमारा ये सफर आगे भी चलता रहेगा।